हेलो, नमस्कार। हमारा जो चैप्टर कक्षा 11 में चल रहा है एक समतल में गति, उसमें हमने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया, वेक्टरों के प्रकार के बारे में बताया, वेक्टरों के गुणन के बारे में बताया। आज जो हमारा टॉपिक है वो वेक्टरों का वियोजन, वेक्टरों के वियोजन के अनुप्रयोग, विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक दो नियम और हैं जिनके बारे में भी थोड़ा बताना ज़रूरी है। एक तो है हमारा त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज नियम, इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सदिश से प्रकट किया जाए, जैसे ये एक भुजा ये है ए बी सी और तीसरी भुजा ये है, इसको P से प्रकट किया जाए, इसको Q से प्रकट किया जाए, तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी उसकी लंबाई परिणामी वेक्टर के परिमाण को प्रकट करेगी। परिणामी वेक्टर के परिमाण को, दिशा को नहीं, परिणामी वेक्टर के परिमाण को प्रकट करेगी। मतलब ये भुजा एक बल को सदिश को प्रकट कर रही हो, एक दूसरी भुजा इसको प्रकट कर रही हो, तो इन दोनों का जो परिमाण होगा वो तीसरी भुजा की लंबाई से प्रकट किया जाएगा और इसका जो परिणामी होगा उसकी दिशा इससे एक भुजा से बनाने वाले, मतलब ए बी से बनाने वाले कोण को प्रदर्शित करेगी। इसी तरह से हमारा समानांतर चतुर्भुज नियम है, उसको भी समझ लीजिए। समानांतर चतुर्भुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम नियम, इसमें क्या है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से प्रकट किया जाए, आसन्न भुजाएं ये हैं, जैसे ये P ये Q, तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये O A B C, ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसमें ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो दोनों के कटान बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के परिमाण एवं दिशा से प्रतीत होगा। मतलब इन दोनों का जो परिणामी होगा, P और Q का जो परिणामी होगा वो इसके वेक्टर की लंबाई, उसके परिमाण को प्रदर्शित करेगी और उसकी जो दिशा होगी वो परिणामी वेक्टर को प्रदर्शित करेगी। तो इस तरह से ये दो नियम थे, त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम। अब बात आती है वेक्टरों का वियोजन। वेक्टरों का वियोजन या सदिशों का घटकों में वियोजन, घटकों में वियोजन। ये सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया है। देखिए, जोड़ने में हम क्या करते थे, दो वेक्टर लिए, तीन वेक्टर लिए, चार वेक्टर लिए, उनका हम परिणामी निकालते थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक वेक्टर होगा, उससे हम ऐसे वेक्टर निकालेंगे जिनका परिणामी वो स्वतः वेक्टर हो। तो हम बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें घटकों के वियोजन में हम दो वेक्टर लेंगे जो परस्पर लंबवत होगा, उसमें एक क्षैतिज होगा और एक ऊर्ध्व होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा सदिश है, इसका एक घटक हम इस दिशा में लेंगे, ये होगा AX, X दिशा में। दूसरा होगा इस दिशा में, ये होगा AY, ठीक है। AX क्या होगा, AX होगा क्षैतिज दिशा में घटक,
घटक, क्षैतिज दिशा में घटक। इसका मान कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो होगी a cos थीटा, जब ये थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा इंटू आई ax। इसी तरह से इधर की तरफ क्या होगा, a बाई बराबर होगा a साइन थीटा इंटू जे। तो इस तरह से a के दो घटक हुए, एक हुआ ax प्लस a वाई, और a बराबर a cos थीटा इंटू आई प्लस a साइन थीटा इंटू जे। ये क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्व घटक। अब घटकों के वियोजन का अनुप्रयोग, घटकों के वियोजन का अनुप्रयोग। घटकों के वियोजन का अनुप्रयोग। देखिए, सबसे पहला उपयोग तो हम लेते हैं जब हम किसी सतह पर दौड़ रहे होते हैं। तो दौड़ने में क्या होता है, जो भी हम बल लगाते हैं उसका एक प्रतिक्रिया बल होता है। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से दौड़ रहे हैं, इस तरह से, तो जो हमने बल लगाया उसका एक प्रतिक्रिया बल होगा आर, और उस प्रतिक्रिया बल का एक घटक होगा आर कोस थीटा और एक घटक होगा आर साइन थीटा। तो जो आर साइन थीटा होगा वो उसके भार को संतुलित करेगा, और जो दूसरा घटक होगा आर कॉस थीटा, एक तो जो उसका ऊर्ध्व घटक होगा आर साइन थीटा वो उसके भार को संतुलित करेगा, और एक दूसरा जो घटक होगा आर कॉस थीटा वो उसको गति प्रदान करेगा। तो इस तरह से एक हमारा ये अनुप्रयोग है। एक दूसरा अनुप्रयोग है रोलर को खींचना और ढकेलना। आपको पता होगा, आपने अगर प्रैक्टिकल किया हो, अगर देखा हो, जहाँ पे हम किसी जगह को समतल करते हैं तो रोलर को खींचना आसान है ढकेलने से। ये भी वेक्टरों के वियोजन पर आधारित है। इसको आप देखिए, रोलर को ढकेलने से खींचना आसान है, आसान। ये क्यों, ये कारण भी पूछा जाता है। इसको देख लीजिए। देखिए, ये एक रोलर है, इसको हम ढकेल रहे हैं, इसका मतलब पुश कर रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं इसमें। तो इसमें दो घटक होंगे, एक घटक होगा एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और इसका भार इधर की तरफ होगा W बराबर mg। तो ये इसमें देखिए, ये जो घटक होगा ये इसके भार को बढ़ा देगा। तो परिणामी क्या होगा, आभासी भार क्या होगा, W प्लस एफ साइन थीटा, और ये जो घटक होगा ये इसको गति प्रदान करेगा, गति प्रदान करेगा। ये जो घटना है ये है हमारी ढकेलने की, ढकेलना। तो इसका मतलब ये निकला कि जब हम कोई भी बल लगाते हैं तो उसका एक घटक उसके भार को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 न्यूटन बल लगाया, और मान लीजिए इधर का इसका घटक 3 न्यूटन है और इसका भार है 10 न्यूटन, तो इसका आभासी भार हो जाएगा 13 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन की बजाय हमें 13 न्यूटन प्रतीत होगा। आभासी जो भार होगा वो अधिक होगा। अब आता है रोलर को खींचना। इसमें देखिए रोलर को हम खींच रहे हैं एफ से, तो देखिए ये थीटा, ये होगा एफ कॉस थीटा जो इसको गति प्रदान करेगा,
और एक ये होगा, सॉरी, ये एफ साइन थीटा और ये एम जी भार। इसमें क्या होगा, इसमें जो आभासी भार होगा उसमें ये वाला घटक कम हो जाएगा। तो इसमें धक्का देने में, मतलब सॉरी खींचने में हमारे बल का एक घटक उसके भार को कम कर देगा, अर्थात वो हमारा जो रोलर है वो हमें हल्का प्रतीत होगा। तो ये स्थिति आ जाएगी, इसमें जो आभासी भार होगा वो कम होगा। ये है खींचने में। तो स्थिति क्लियर है। इसमें हमारा भार अधिक होगा, आभासी भार, इसमें भार कम होगा। तो इसलिए रोलर को खींचने से, धकेलने से खींचना आसान है। तो इसको कारण को भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब आता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश स्थिति सदिश स्थिति सदिश इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। देखिए ये मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसके सापेक्ष कोई बिंदु P है, मतलब मूल बिंदु और उस बिंदु P को मिलाने वाला जो सदिश होता है उसको हम कहते हैं स्थिति सदिश। तो P का स्थिति सदिश हमने R से प्रदर्शित किया। तो P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश R बराबर R होगा। और अगर इसके निर्देशांक दिए हुए हैं x, y, z दिए हुए हैं, तो P R बराबर होगा xi प्लस xi प्लस yj प्लस z के। ये इसका स्थिति सदिश होगा। अब आता है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए कोई कण गति कर रहा है, उसकी ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। कोई कण गति कर रहा है यहाँ पे A1, इसकी पहली स्थिति है, इसको T1 पे, इसकी ये, इसको हमने R1 से प्रदर्शित कर दिया, इसको हमने R1 से प्रदर्शित कर दिया। इसी तरह से इसकी अंतिम स्थिति ये है A2, ये T2 टाइप पर है, ये यहाँ पर आ गया, इसकी स्थिति सदिश R2। ये प्रारंभिक स्थिति है, स्थिति T1 पर, और ये अंतिम स्थिति T2 पर, और ये यहां से यहां तक विस्थापन हुआ। ये विस्थापन सदिश कहलाएगा। विस्थापन सदिश को डेल्टा A भी लिख सकते हैं, डेल्टा A12, इसको कहेंगे विस्थापन सदिश। T2 माइनस T1 समय में। तो देखिए त्रिभुज नियम अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, R1, देखिए R1
प्लस डेल्टा A12 इज इक्वल टू R2 और डेल्टा A12 इज इक्वल टू R2 माइनस R2 माइनस R1। तो इसका मतलब ये हुआ डेल्टा A12 बराबर A2 का सदिश माइनस A1 का सदिश। इन जनरल हम क्या करते हैं, इन जनरल इस तरह से लिखते हैं। इन जनरल देखिए, इन जनरल ऐसे लिखते हैं, ये कोई बिंदु है A और ये बिंदु B, इसका स्थिति सदिश RA और इसका स्थिति सदिश RB। अगर हम ये लेते हैं ये होगा RAB, A से B की ओर, तो ये होगा RAB प्लस RA इज इक्वल टू RB। इसका योग और इसका योग इसके बराबर होगा, तो RAB बराबर RB माइनस RA। और अगर ये स्थिति होती तो क्या होता, x बाई ये, और हमें ये लिखना होता तो क्या होता, ये RA ये RB और ये होता RBA BA। तो यहाँ पे हम कोई त्रिभुज नियम लगाते हैं, और त्रिभुज नियम लगाने पे क्या स्थितियाँ नजर आती, स्थिति नजर आती इसकी RB प्लस BA इज इक्वल टू RA और RB इज इक्वल टू RA माइनस RB। इन जनरल ये होता है R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, और अगर ये R21 है तो ये होगा R1 माइनस R2। अच्छा, अगर इनके निर्देशांक दिए हों, जैसे इसके निर्देशांक दिए हों x1 y1 z1, इसके निर्देशांक x2 y2 z2, तो क्या होगा RAB बराबर x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के, इस तरह से। और RBA क्या होगा, RBA होगा x1 माइनस x2 I प्लस y1 माइनस y2 j प्लस z1 माइनस z2 के। तो इस तरह से हम विस्थापन वेक्टर निकाल लेते हैं, और इसका हम जब एक सरल रेखा में गति हम आपको बताएंगे तब भी इसका उपयोग होगा। अब आता है सदिशों का दिक् कोज्या, जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। सदिशों का दिक् कोज्या, सदिशों का दिक् कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, ये x y और ये z, ये कोई वेक्टर है A,
इसका कोण यहाँ से अल्फा है और बाई अक्ष से बीटा है और यहाँ से गामा। ठीक है, तो x दिशा में घटक ax इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू आई, कॉस अल्फा, यहाँ पे लेंगे कॉस अल्फा। परिमाण के रूप में लिखें तो ये होगा ax इज इक्वल टू a cos अल्फा। बाई दिशा में घटक a बाई बराबर a cos बीटा इंटू जे, a cos बीटा इंटू जे। अगर परिमाण के रूप में लिखें तो a बाई बराबर a cos बीटा। z दिशा में घटक a z a cos गामा के। अल्फा क्या है? एक्स अक्ष से कोण, बीटा क्या है? वाई अक्ष से कोण, जेड क्या है? गामा क्या है? जेड अक्ष से कोण। इसको हम परिमाण के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा ए जेड बराबर ए कॉस गामा। तो यहाँ पे जो कॉस अल्फा, यहाँ पे हमने उपयोग किया है कॉस अल्फा, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। कॉस बीटा इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं और कॉस गामा इसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एल एम एन इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, को वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। अब बात ये आती है इनमें संबंध क्या होता है। देखिए संबंध के लिए हम क्या करें, आपको ये पता है वेक्टर ए किसका परिणामी है? ए कॉस अल्फा इंटू आई प्लस ए साइन ए कॉस बीटा इंटू जे प्लस ए कॉस गामा इंटू के। अगर हम इनका परिमाण निकालें तो क्या होगा? ए इसके बराबर ए कॉस स्क्वायर अल्फा, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें एक स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद क्या निकलने के यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी रिजल्ट निकल के आया। अच्छा ये देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू होगा क्या? एल इज इक्वल टू यहाँ पे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से देखिए ए एक्स अपॉन ए। इसी तरह से m बराबर क्या होगा? m बराबर देखिए यहाँ से कॉस बीटा बराबर a बाई अपॉन ए और n बराबर ये देखिए कॉस गामा बराबर a जेड अपॉन ए, इस तरह से। अच्छा अगर हम इनको साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कैसे? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रयोग कर लें। एक बराबर ये हो जाएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो देखिए एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी को इधर ले आइए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर
गामा इजुकल टू 1 और 1 2, एक ये रिलेशन निकल के आया। और एक रिलेशन पहले से निकल के आया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजुकल टू 1। इसको हम यूँ भी लिखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजुकल टू 1। तो इस तरह से ये हमने डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया। डायरेक्शन कोसाइन का उपयोग आगे आप देखेंगे गणित में इसका बहुत उपयोग है। और मैं समझता हूँ कि जो वेक्टर का जो मुख्य पार्ट है वो लगभग समाप्त हो चुका है वेक्टर में। अब इसमें एक तो है हमारा आपेक्षिक वेग। थोड़ा सा आइडिया हम बता देते हैं आपेक्षिक वेग क्या होता है। देखिए आपेक्षिक वेग क्या होता है, आपेक्षिक वेग कहिए या सापेक्ष वेग कहिए। आपेक्षिक वेग क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, तुलना होती है एक के सापेक्ष दूसरे की। आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए अगर दो कार जा रही हैं, पहले मैं एक विमीय गति की बात कर रहा हूं, इसका वेग है बी ए, इसका वेग है बी बी। जब एक ही दिशा में जा रही हैं, बी बी है वो बड़ा है बी ए से, ठीक है। तो बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग ए के सापेक्ष जो होगा बी बी माइनस बी ए मीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए जैसे इसका 100 है और इसका 30 है, तो इनके बीच में का मतलब हुआ 70। बी का आपेक्षिक वेग ए के सापेक्ष कितना होगा, 70 होगा। मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे में 140 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। तो जब उनकी दोनों की दिशाएं समान होती हैं तो अधिक वाले वेग में से कम वाले वेग को हम घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो दिशाएं दोनों की समान है। अब मैं लेता हूँ विपरीत दिशाएं हैं, अगर जैसे एक ये कार है P, ये इधर की तरफ जा रही है P, और एक कार ये है ये Q, ये इधर की तरफ जा रही है। इसमें ये A B थी, इसका वेग है BP और इसका वेग है BQ। तो देखिए जब हम Q के सापेक्ष P का वेग लिखेंगे तो ये होगा BP माइनस BQ। और जब हम अब इसमें क्या होगा, इसमें दिशा बदल जाएगी। देखिए ये तो इधर ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, ये ऋण दिशा में, और ये भी इस तरह की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारा परिणाम जुड़ जाएगा। और अगर हम ये लिखते हैं P का वेग P के सापेक्ष Q का वेग, तो यहाँ पे हो जाएगा VQ प्लस VP, यहाँ पे भी माइनस VP प्लस VQ। मतलब हमारे जो वेग होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें ऋणात्मक दिशा में होगा वेग और इसमें हमारा धनात्मक दिशा में होगा। तो वास्तव में अगर हम एक सीधी रेखा में अगर हम आपेक्षिक वेग निकालते हैं तो उनके अगर दोनों की दिशाएं समान हैं तो उनके वेगों का अंतर होगा। जो अधिकतम वेग होगा उसमें से कम वाला वेग हटा देंगे, और अगर उनकी गति करने की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है तो उनका जो आपेक्षिक वेग होगा वो उनके योग के बराबर होगा। लेकिन
उसकी दिशा कैसी होगी, जिधर वेग अधिक होगा उस तरफ दिशा होगी। तो इस तरह से परिणामी वेग की दिशा उस तरफ होगी। तो इस तरह से हम आपेक्षिक वेग की गणना करते हैं। कुछ सरल क्वेश्चन हम आपको आपेक्षिक वेग के कराएंगे। उसके बाद हमारा मुख्य उद्देश्य होगा प्रक्षेप गति का। तो मैं अगली जो वीडियो हम बताएंगे उसमें आपेक्षिक वेग ही मेन रहेगा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्रक्षेप गति। धन्यवाद।